मौत के तोहफे अध्याय 8 शादी। अगले दिन दोपहर 3 बजे हैरी, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज बगीचे में लगे बड़े सफ़ेद तंबू के बाहर खड़े थे। वो शादी में आने वाले मेहमानों की राह देख रहे थे। हैरी ने बहुत सारा भेस बदल काढ़ा पी लिया था। अब वो स्थानीय ओटरी सेंट कैचपोल गांव के लाल बालों वाले मगलू लड़के का हमशक्ल बन गया था, जिसके सिर के बाल फ्रेड ने आवाहन मंत्र का प्रयोग करके चुराए थे। योजना ये थी कि हैरी का परिचय कजिन बार्नी के नाम से दिया जाएगा और उसकी पहचान छिपाने के लिए ढेर सारे वीजली रिश्तेदारों पर भरोसा किया जाएगा। उन चारों के हाथ में बैठक व्यवस्था का चार्ट था और उन्हें लोगों को सही जगह पर बैठाना था। हैरी ने पीछे तंबू के प्रवेश द्वार से गद्दीदार सुनहरी कुर्सियों की कतारें देखीं, जो लंबे बैगनी गलीचे के दोनों ओर लगी थीं। तंबू को सहारा देने वाले खंभों पर सफ़ेद और सुनहरे फूल लिपटे थे। बिल और फ्लर कुछ समय बाद जिस जगह पर पति पत्नी बनने वाले थे, वहाँ पर फ्रेड और जॉर्ज ने हवा में ढेर सारे सुनहरे गुब्बारे लगा दिए थे। जिस मगलू लड़के का उसने भेष बनाया था वो उससे थोड़ा मोटा था। इस वजह से गर्मी के धूप भरे दिन में उसे अपने ड्रेस दुशाले तंग महसूस हो रहे थे और गर्मी लग रही थी। जब मेरी शादी होगी तो मैं ऐसे किसी बकवास में नहीं पड़ूंगा, फ्रेड ने अपने दुशालों का कॉलर खींचते हुए कहा। तुम सभी जो चाहो वो पहन सकते हो। मैं शादी ख़त्म होने तक मम्मी को पूर्ण शरीर बंधन शाप से बांध दूंगा। देखा जाए तो वो आज सुबह से ज़्यादा बुरी नहीं है। हालांकि वो इस बात पर थोड़ा रोई थी कि पर्सी नहीं आया, लेकिन उसे चाहता कौन है। कमर कस लो, वो लोग आ गए हैं, देखो। चमकीले रंगों वाली आकृतियां एक एक करके आहत से दूर वाली सरहद पर हवा में प्रकट हो रही थीं। कुछ ही मिनटों में एक काफिला सा बन गया, जो बगीचे में धीरे धीरे रेंगता हुआ तंबू की ओर आने लगा। जब हैरी तंबू से बाहर निकला तो उसने एक परिचित आवाज़ सुनी। वाह! टोंक्स और ल्यूपिन कतार में सबसे आगे थे। इस मौके पर टोंक्स ने अपने बाल सुनहरे कर लिए थे। जब हैरी ने उन्हें उनकी कुर्सी तक पहुंचाया तो टोंक्स फुसफुसाकर बोली, आर्थर ने हमें बताया था तुम घुंघराले बालों वाले हो। कल रात के लिए माफ़ करना। इस वक्त मंत्रालय का रुख नर भेड़िया विरोधी है और हमने सोचा कि हमारा वहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। हालांकि उसने ये बात टोंक्स से कम ल्यूपिन से ज़्यादा कही थी। ल्यूपिन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, लेकिन उनके मुड़ते समय हैरी ने देखा उनका चेहरा एक बार फिर दुखी हो गया था। वो इस बात को समझ नहीं पाया, लेकिन अभी इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं था। हैग्रिड काफ़ी परेशानियां खड़ी कर रहा था। फ्रेड के निर्देश गलत समझने के कारण वो गलत कुर्सी पर बैठ गया, जो पिचक कर माचिस की सुनहरी डिब्बियों जैसी दिखने लगी। जब मिस्टर वीजली ने कुर्सियों की मरम्मत कर दी तो हैग्रिड ने हर सुनने वाले से ऊंचे स्वर में माफ़ी मांग ली। हैरी जल्दी से प्रवेश द्वार पर आ गया। वहाँ रॉन एक बहुत अजीब दिखने वाले जादूगर के सामने खड़ा था। ये जादूगर थोड़ा भेंगा था। उसके गले में एक सुनहरी चैन लटक रही थी, जिस पर त्रिकोणीय आंख जैसा एक अजीब सा प्रतीक बना हुआ था, जेनोफिलियस लवगुड। उसने हैरी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरी बेटी और मैं पहाड़ी पर रहते हैं। वीजली परिवार का आमंत्रण पाकर हम सम्मानित हुए, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरी लूना को जानते हो, उन्होंने रॉन से कहा। हाँ, रॉन ने पूछा, वो आपके साथ नहीं आई? वो सुंदर से छोटे बगीचे में बोनों को हेलो कहने के लिए रुक गई है। कितना बढ़िया समूह है। बहुत कम जादूगरों को ये एहसास है कि हम इन समझदार बोनों से कितना कुछ सीख सकते हैं या उनके सही नाम जरनुम्बली गार्डनेसी से पुकार सकते हैं। जब रॉन जादूगरों के एक समूह को तंबू के भीतर ले जा रहा था तो लूना भागती हुई आई। हेलो हैरी, उसने कहा। मेरा नाम बार्नी है, हैरी ने हैरान होते हुए कहा। ओह, तो तुमने नाम भी बदल लिया है? उसने उत्साह से पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? ओह, तुम्हारे चेहरे के भाव से। अपने पिता की तरह लूना भी चमकीले पीले दुशाले पहनी थी, जिसके साथ उसने अपने बालों में बड़ा सूर्यमुखी का फूल लगा लिया था। इसकी चमक का आदी होने के बाद सामान्य प्रभाव काफ़ी सुखद था। कम से कम उसके कानों से गाजरें तो नहीं लटक रही थीं। जेनोफिलियस एक परिचित से गहरी चर्चा में डूबे थे, इसलिए उन्होंने लूना और हैरी की बात नहीं सुनी।
उस जादूगर से विदा लेने के बाद वो अपनी बेटी की तरफ मुड़े। लूना ने अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, डैडी मुझे एक बौने ने काट लिया, बहुत अच्छा हुआ। बौनों की लार बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। लूना, अगर तुम्हें आज कोई अपने भीतर प्रतिभा जोर मारती महसूस हो, शायद ओपेरा गाने की अप्रत्याशित इच्छा या जलभाषा में भाषण देने की इच्छा, तो उसे दबाना मत। हो सकता है बौनों ने तुम्हें ये प्रतिभा दी हो। उनकी विपरीत दिशा में जा रहा रॉन जोर से हंसा। रॉन को हंसने दो, लूना ने शांति से कहा, जब हैरी उसे और जेनोफिलियस को उनकी कुर्सियों की ओर ले गया। डैडी ने बौनों के जादू पर काफ़ी शोध किया है। सचमुच? हैरी ने कहा, जिसने काफ़ी समय पहले ही ये फैसला कर लिया था कि वो लूना या उसके पिता के अजीब विचारों का विरोध नहीं करेगा। जब रॉन दोबारा प्रकट हुआ तो एक बूढ़ी जादूगरनी को लेकर जा रहा था जो उसकी बांह पकड़े थी। चोंच जैसी नाक, लाल फ्रेम वाले चश्मे और पंखों वाले गुलाबी हैट के कारण वो जादूगरनी किसी बदमिजाज फ्लेमिंगो जैसी दिख रही थी। और तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं रोनाल्ड, एक पल के लिए तो मैं तुम्हें जिनी समझी थी। मर्लिन की दाढ़ी। जेनोफिलियस लवगुड ये क्या पहने हैं, वो तो ऑमलेट जैसा दिख रहा है। और तुम कौन हो? उन्होंने हैरी से तेज स्वर में पूछा। ओह हाँ, मुरेल आंटी, ये हमारा कजिन बार्नी है। एक और वीजली, तुम लोग तो बौनों की तरह बच्चे पैदा करते हो। हैरी पॉटर नहीं आया? मैं उससे मिलने की उम्मीद कर रही थी रोनाल्ड, मुझे लगा था वे तुम्हारा दोस्त है। या फिर तुम यूं ही डींगे हाँक रहे थे? नहीं, वो नहीं आ पाया। बहाना बना दिया है ना? उतना बेवकूफ़ नहीं है जितना वो अखबार में छपे फोटो में दिखता है। मैं अभी दुल्हन को बता रही थी कि मेरे मुकुट को सबसे अच्छी तरह कैसे पहनना है। उन्होंने हैरी से चिल्लाकर कहा, जानते हो, पिशाचों का बनाया हुआ है और सदियों से मेरे खानदान में है। दुल्हन सुंदर है लेकिन फिर भी फ्रांसीसी है। अच्छा, मेरे लिए कोई कुर्सी खोज दो रोनाल्ड, मैं 107 साल की हो चुकी हूँ, मुझे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए। रॉन ने जाते जाते हैरी पर अर्थपूर्ण दृष्टि डाली और कुछ समय तक नहीं लौटा। जब वो अगली बार प्रवेश द्वार पर मिले, रॉन ने आस्तीन से माथा पोंछते हुए कहा, मुरियल तो बुरे सपने की तरह है। वो हर साल क्रिसमस पर आ धमकती थीं। वो फिर बुरा मान गई हैं क्योंकि डिनर पर फ्रेड और जॉर्ज ने उनकी कुर्सी के नीचे गोबर बम फोड़ दिया था। डैडी हमेशा कहते हैं कि वो उन दोनों को अपनी वसीयत से कुछ नहीं देंगी, जैसे उन लोगों को इसकी परवाह है। वो जिस तरह से प्रगति कर रहे हैं, वो जल्दी ही परिवार के सबसे अमीर बन जाएंगे। वाह, उसने आगे कहा और पलकें थोड़ी तेज झपकाईं जब हरमाइनी तेजी से उनकी तरफ आई। तुम बहुत बढ़िया दिख रही हो, हमेशा हैरानी का अंदाज रहता है, हरमाइनी ने कहा, हालांकि वो मुस्कुरा दी। उसने गुलाबी जामुनी रंग की तैरती हुई पोशाक पहन रखी थी जो उसकी ऊंची जूतियों से मेल खा रही थी। उसके बाल रेशमी और चमकीले थे। मुरियल आंटी को ऐसा नहीं लगता है, मैं अभी उनसे ऊपर की मंजिल पर टकराई थी जब वो फ्लर को मुकुट दे रही थी। मुझे देखकर उन्होंने कहा, हे भगवान, ये मगलू लड़की है। और फिर बोली, बुरा हुलिया और पतले टखने। बुरा मत मानो, वो सबकी बुराई करती रहती हैं। मुरियल आंटी के बारे में बातें कर रहे हो? जॉर्ज ने पूछा, जो फ्रेड के साथ तंबू से निकल कर आया था। बूढ़ी चमगादड़, काश अंकल बिलियस अब हमारे साथ होते तो वो शादियों में रंग जमा देते। क्या ये वही नहीं है जो ग्रिम देखने के 24 घंटे के भीतर मर गए थे? हरमानी ने पूछा। हाँ, वे अंत में थोड़े अजीब हो गए थे, जॉर्ज ने कहा, लेकिन अजीब होने से पहले वो पार्टी की जान थे। फायर विस्की की पूरी बोतल खत्म कर देते थे, फिर डांस फ्लोर तक भाग कर जाते थे, अपने दुशाले ऊपर कर लेते थे और अंदर से फूलों के गुच्छे निकालने लगते। वो बहुत मज़ेदार लगते हैं, हरमाइनी ने कहा, जबकि हैरी हंसते हंसते दोहरा हो गया। किसी कारण उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, रॉन बोला। हरमाइनी ने कहा, बड़ी हैरानी की बात है। वो इतना ज़्यादा हंस रहे थे कि उनमें से किसी ने भी देर से आने वाले एक व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। आए हुए युवक ने रॉन की तरफ अपना आमंत्रण बढ़ाया और हरमाइनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम शानदार दिख रही हो। विक्टर, हरमाइनी चीखी। उसके हाथ से उसका छोटा सा हैंडबैग छूट गया, जिससे धम की बहुत तेज आवाज़ हुई, जो बैग के आकार के हिसाब से बहुत बड़ी थी।
फ्लर ने मुझे आमंत्रित किया है, क्रम ने भौहें उठाकर कहा। हैरी को क्रम से कोई शिकायत नहीं थी। उसने क्रम से हाथ मिलाया। फिर उसने महसूस किया कि क्रम को रॉन से दूर रखने में समझदारी है, इसलिए वो उसे उसकी कुर्सी दिखाने ले गया। जब वो अच्छी तरह से भर चुके तंबू में दाखिल हुए तो क्रम ने कहा, तुम्हारा दोस्त मुझे देखकर खुश नहीं हुआ, या फिर वो तुम्हारा रिश्तेदार है? उसने हैरी के लाल घुंघराले बालों पर नजर डालते हुए कहा। कजिन है, हैरी बुदबुदाया, लेकिन क्रम सुन नहीं पाया। उसके आने से हलचल पैदा हो गई थी। अब बैठने का समय आ गया है, फ्रेड ने हैरी से कहा, वरना दुल्हन हमें कुचल डालेगी। हैरी, रॉन और हरमाइनी फ्रेड और जॉर्ज के पीछे दूसरी कतार में अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। हरमाइनी का चेहरा गुलाबी दिख रहा था। रॉन के कान अभी लाल थे। कुछ पल बाद उसने हैरी से बुदबुदा कर कहा, तुमने देखा, उसने मूर्खतापूर्ण दाढ़ी रख ली है। हैरी ने बगैर कुछ कहे हाँ कर दी। मिसेस वीजली जामुनी रंग के नए दुशाले और इसी रंग का हैट पहने थीं। एक पल बाद बिल और चार्ली तंबू के सामने खड़े हो गए। दोनों ने ड्रेस दुशाले पहन रखे थे और उनके बटन के छेद में बड़े सफ़ेद गुलाब लगे थे। फ्रेड ने सीटी बजाई और मोहिनियाँ हंसने लगीं। जब सुनहरे गुब्बारों का संगीत निकलने लगा तो भीड़ खामोश हो गई। हरमाइनी ने अपनी सीट पर मुड़कर प्रवेश द्वार की तरफ देखा और बोली, ओह। बैठे हुए जादूगर और जादूगरनियों की आह निकल गई। जब मिस्टर डेलाकोर और फ्लर मंच पर चढ़े, फ्लर जैसे हवा में तैरती हुई जा रही थी। फ्लर ने बहुत सादी सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी। उसमें से बहुत तेज़ सफ़ेद चमक निकल रही थी। आमतौर पर उसकी चमक के आगे सब फीके दिखते थे, लेकिन आज उसकी चमक से आसपास वालों की सुंदरता बढ़ रही थी। जिनी और गैब्रिल सुनहरी पोशाक पहनी थीं और सामान्य से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जब फ्लर बिल के पास पहुंच गई तो बिल को देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो कभी फेनरिर ग्रे बैग से मिला था। सामने वाली कतार में मिसेस वीजली और मैडम डेलाकोर दोनों ही चुपचाप लेस लगे रुमालों में सुबक रही थी। तंबू के पीछे से ट्रम्पेट जैसी आवाज़ें आ रही थी। हरमाइनी मुड़ी और हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में आंसू थे। गुच्छेदार बालों वाले जादूगर ने अपनी छड़ी बिल और फ्लर के ऊपर उठाई। उन पर चांदी जैसे सितारों की बारिश हो गई, जो उनकी जुड़ी हुई आकृतियों के चारों ओर चमकने लगे। कोलाहल में चिड़ियों की गीत और घंटियों की आवाज़ शामिल हो गई। देवियों और सज्जनों, गुच्छेदार बालों वाले जादूगर ने कहा, मेहरबानी करके खड़े हो जाएं। सभी लोग खड़े हो गए। जादूगर ने अपनी छड़ी लहराई। जिन कुर्सियों पर वो बैठे थे वो हवा में उठीं और तंबू की कैनवास की दीवारें ओझल हो गईं। अब वो सुनहरे खंभों पर टिके शामियाने के नीचे खड़े थे। धूप से चमकते बागीचे के पास की हरियाली का सुंदर दृश्य दिख रहा था। इसके बाद तंबू के बीच से पिघले सोने का लावा फैलने लगा, जिससे एक चमकता हुआ डांस फ्लोर बन गया। वेटर्स सभी तरफ खाने पीने का सामान सर्व करने लगे। कुछ कद्दू के जूस, बटर बियर और फायर विस्की की चांदी की ट्रे लिए थे। बाकी टार्ट्स और सैंडविच के ढेर लेकर आ रहे थे। हमें चलकर बधाई देनी चाहिए। हरमाइनी ने पंजे की बल खड़े होकर देखा, जहां बिल और फ्लर बधाइयां देने वालों की भीड़ में छुप गए थे। हमें काफ़ी समय मिलेगा, रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा और पास से गुजरती ट्रे से 3 बटर बियर उठाकर एक हैरी को दे दी। हरमाइनी, चलकर एक टेबल झपट लेते हैं। वहाँ नहीं, मुरियल आंटी के आसपास नहीं। रॉन खाली डांस फ्लोर के पार आगे आगे चल दिया। चलते वक्त वो दाएं बाएं देख रहा था। हैरी को यकीन था वो क्रम को खोज रहा था। जब तक वो तंबू की दूसरी ओर पहुंचे, ज़्यादातर टेबल भर चुकी थी। सबसे खाली वही थी जिस पर लूना अकेली बैठी थी। अगर हम तुम्हारे पास बैठ जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं? रॉन ने पूछा। बैठ जाओ, डैडी अभी अभी बिल और फ्लर को तोहफा देने गए हैं। बिल और फ्लर सबसे पहले डांस फ्लोर पर पहुंच गए, जिस पर काफ़ी तालियां बजीं। कुछ समय बाद मिस्टर वीजली मैडम डेलाकोर को डांस फ्लोर पर ले गए। उसके बाद मिसेस वीजली और फ्लर के डैडी भी डांस करने लगे। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, लूना ने वॉल्ट्स जैसी धुन पर लहराते हुए कहा। कुछ पल बाद वो खड़ी होकर डांस फ्लोर तक तैरती हुई गई। अकेली ही अपनी जगह पर घूमने लगी। उसकी आंखें बंद थीं और हाथ लहरा रहे थे। वो जोरदार है ना? रॉन ने प्रशंसा से कहा।
लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। लूना की खाली सीट पर विक्टर क्रम आकर बैठ गया था। हरमाइनी खुशी से बौखलाई दिख रही थी, लेकिन इस बार क्रम उसकी तारीफ करने नहीं आया था। उसने गुस्से भरी तेवरी चढ़ाकर पूछा, पीले कपड़ों वाला वो आदमी कौन है? वो जेनोफिलियस लवगुड हैं। उनकी बेटी हमारी दोस्त है, रॉन ने कहा। उसके आक्रामक अंदाज से स्पष्ट था कि वो उसके आग्रह के बावजूद जेनोफिलियस पर हंसेंगे नहीं। रॉन ने हरमाइनी से तत्काल कहा, चलो चलकर डांस करते हैं। हरमाइनी हैरान लेकिन खुश थी। उठकर खड़ी हुई। डांस फ्लोर पर बढ़ती भीड़ में वो दोनों गायब हो गए। आह, वो क्या एक साथ घूमने लगे हैं? क्रम ने पूछा, जो पल भर के लिए विचलित हो गया था। एक तरह से, हैरी ने कहा। तुम कौन हो? बार्नी वीजली। उन्होंने हाथ मिलाया। बार्नी, तुम इस लवगुड को जानते हो? नहीं, मैं उनसे आज ही मिला हूँ। क्यों? क्रम ने अपने ड्रिंक के गिलास के ऊपर से जेनोफिलियस को गुस्से से घूरा, जो डांस फ्लोर की दूसरी तरफ जादूगरों से बतिया रहे थे। क्रम ने कहा, अगर वो फ्लर का मेहमान नहीं होता तो आज मैं यहीं पर द्वंद्व युद्ध करता, क्योंकि इसके सीने पर वो गंदा निशान है। निशान? हैरी ने जेनोफिलियस की ओर देखते हुए कहा। उनके सीने पर अजीब सी त्रिकोणीय आंख चमक रही थी। क्यों, क्या बुराई है? ग्रिंडेलवाल्ड। वो ग्रिंडेलवाल्ड का निशान है। ग्रिंडेलवाल्ड? वो शैतानी जादूगर जिसे डंबलडोर ने हराया था? वही। क्रम के जबड़े की मांसपेशियां इस तरह हिल रही थी जैसे वो कुछ चबा रहा हो। फिर वो बोला, ग्रिंडेलवाल्ड ने कई लोगों को मारा था, जिसमें मेरे दादाजी शामिल थे। जाहिर है वो इस देश में कभी ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया था। लोग कहते थे वो डंबलडोर से डरता था, जो सही भी था, क्योंकि अंत में उन्होंने ही उसे हराया था। जब ग्रिंडेलवाल्ड डर्मस्ट्रैंग में पढ़ता था तो उसने ही इसे वहाँ की दीवार पर बना दिया था। बाद में कई मूर्खों ने इसे अपने कापियों और कपड़ों पर बना लिया। क्रम ने खतरनाक तरीके से उंगलियां चटकाईं और जेनोफिलियस को गुस्से से घूरने लगा। हैरी उलझन में पड़ गया। ये बहुत ही अविश्वसनीय था कि लूना के डैडी शैतानी जादू के समर्थक हों, और तंबू में किसी ने भी उस त्रिकोणीय पुरातन लिपि जैसे आकार को नहीं पहचाना था। तुम्हें पक्का यकीन है ये ग्रिंडेलवाल्ड का निशान है? गलती का सवाल ही नहीं है, मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। देखो, एक संभावना ये है कि शायद जेनोफिलियस इस निशान का मतलब नहीं समझता होगा। लवगुड परिवार थोड़ा असामान्य है। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि ये क्रम पर हॉर्न्ड स्नोर केक के सिर की आकृति या ऐसी ही कोई चीज़ हो। किसके सिर की आकृति? देखो, मुझे मालूम नहीं स्नोर केक क्या है, लेकिन लवगुड और उनकी बेटी छुट्टियों में उनकी तलाश में जाते हैं। क्रम दुविधा में था कि हैरी उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा। उसने दुशाले के भीतर से अपनी छड़ी निकाली और खतरनाक तरीके से जांघ पर ठोकी। इसके सिरे से चिंगारियां उड़ने लगीं। ग्रेगोरोविच, हैरी जोर से बोला। क्रम चौंक गया, लेकिन हैरी इतना रोमांचित था कि उसे परवाह नहीं थी। क्रम की छड़ी देखकर उसे याद आ गया, त्रिकोणीय टूर्नामेंट के पहले ओलिवेंडर इसे लेकर इसकी जांच कर रहे थे। उसके बारे में क्या है? क्रम ने संदेह से पूछा। वो छड़ी बनाता है। मैं जानता हूँ, उसने तुम्हारी छड़ी बनाई है, इसलिए मेरे दिमाग में क्विडिच का विचार आया था। क्रम का शक गहरा हो गया। तुम्हें कैसे पता चला ग्रेगोरोविच ने मेरी छड़ी बनाई है? मैंने कहीं पढ़ा था, प्रशंसकों की किसी मैगजीन में। हैरी ने तत्काल झूठ गढ़ा, जिससे क्रम संतुष्ट दिखने लगा। उसने कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी अपने प्रशंसकों को छड़ी के बारे में बताया है। ग्रेगोरोविच आजकल कहाँ है? क्रम हैरान दिखने लगा। वो कुछ साल पहले रिटायर हो गया है। मैं ग्रेगोरोविच से छड़ी खरीदने वाले आखिरी लोगों में हूँ। वो सबसे अच्छी होती हैं। हालांकि मैं जानता हूँ ब्रिटेन के लोग ओलिवेंडर को सबसे अच्छा मानते हैं। हैरी ने जवाब नहीं दिया। वो भी क्रम की तरह नाचने वालों को देखने का नाटक करने लगा, लेकिन वो तेजी से सोच रहा था। तो वोल्डेमॉर्ट मशहूर छड़ी साज की तलाश कर रहा है, और इसका कारण खोजने के लिए हैरी को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। निश्चित रूप से वोल्डेमॉर्ट जानना चाहता होगा, जब उसने उस रात को आसमान में हैरी का पीछा किया था तो हैरी की छड़ी ने वो अजीब हरकत क्यों की थी। हॉली और माया पंछी के पंख वाली छड़ी उधार की छड़ी से जीत गई थी, जिसकी ओलिवेंडर को उम्मीद भी नहीं थी और जिसका कारण वो नहीं समझ पाया था। क्या ग्रेगोरोविच ओलिवेंडर से ज़्यादा जानता होगा? क्या वो वास्तव में ओलिवेंडर से ज़्यादा निपुण है? क्या वो छड़ियों के बारे में ऐसे रहस्य जानता है जो ओलिवेंडर नहीं जानता? ये लड़की बहुत प्यारी दिख रही है, क्रम ने कहा, और हैरी को माहौल में वापस खींच लिया। क्रम जीनी की ओर इशारा कर रहा था, जो अभी अभी लूना के पास आई थी।
क्या वो भी तुम्हारी रिश्तेदार है? हाँ, हैरी ने अचानक चिढ़ते हुए कहा। और उसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। वो बहुत ईर्ष्यालु है, लंबा चौड़ा है, उसे टकराने में समझदारी नहीं है। क्रम ने हुंकार भरी। उसने अपना प्याला खाली किया, खड़े होते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्विडिच खिलाड़ी होने का क्या फ़ायदा अगर सभी अच्छी दिखने वाली लड़कियां पहले से ही किसी के साथ घूम रही हों। हैरी ने पास से गुजरते वेटर से एक सैंडविच ले लिया और भीड़ भरे डांस फ्लोर के किनारे किनारे चलने लगा। वो रॉन को ग्रेग रोबिच के बारे में बताना चाहता था, लेकिन रॉन डांस फ्लोर के बीचों बीच हरमाइनी के साथ डांस कर रहा था। हैरी एक सुनहरे खंबे से टिक कर जिनी को देखता रहा, जो फ्रेड और जॉर्ज के दोस्त ली जॉर्डन के साथ डांस कर रही थी। हैरी रॉन से किए वादे के बारे में सोचकर अपनी जलन पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। हैरी रॉन के नशे में चूर एक अंकल से बचने के लिए भीड़ से गुजरा, जो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि हैरी उनका बेटा है या नहीं। हैरी ने एक बूढ़े जादूगर को एक टेबल पर अकेला बैठा देखा। सफ़ेद बालों के बादल के कारण वो किसी पुरानी पीली घड़ी जैसा दिख रहा था और सबसे ऊपर दीमक खाया फेल्ट हेड था। हैरी को वो जाना पहचाना लगा। दिमाग पर जोर डालने के बाद हैरी को अचानक याद आया कि ये तो एल्फियस डोज हैं, जो मायापंछी समूह के सदस्य हैं और जिन्होंने डंबलडोर की श्रद्धांजलि लिखी थी। हैरी उनके करीब गया। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, डोज ने कहा। उनकी आवाज़ ऊंचे सुर वाली घरघराई हुई थी। हैरी उनकी तरफ झुका। मिस्टर डोज, मैं हैरी पॉटर हूँ। डोज के मुंह से आह निकल गई। प्यारे बच्चे, आर्थर ने मुझे बताया था तुम यहाँ हो। तुमने भेष बदल रखा है। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत सम्मानित। खुशी की बौखलाहट में डोज ने हैरी के लिए शैंपेन का एक प्याला भर दिया। मैं तुम्हें चिट्ठी लिखने के बारे में सोच रहा था। डंबलडोर के जाने के बाद सदमा, और तुम्हारे लिए तो ये बहुत बड़ा रहा होगा, मुझे यकीन है। डोज की छोटी आंखों में अचानक आंसू भर आए। मुझे नहीं पता था आप प्रोफेसर डंबलडोर को इतनी अच्छी तरह जानते थे, सबसे अच्छी तरह। निश्चित रूप से मैं उन्हें सबसे लंबे समय से जानता हूँ, अगर तुम एबरफोर्थ को ना गिनो, और न जाने क्यों लोग एबरफोर्थ को नहीं गिनते हैं। दैनिक जादूगर के बारे में मैं नहीं जानता कि क्या आपने उसमें देखा मिस्टर डोज। मुझे एल्फियस कहो प्यारे बच्चे। एल्फियस, मुझे नहीं पता कि क्या आपने डंबलडोर के बारे में रीटा स्कीटर का इंटरव्यू पढ़ा था। डोज के चेहरे पर गुस्से के रंग आ गए। ओह हाँ, मैंने उसे देखा था। वो औरत इससे ज़्यादा सटीक शब्द होगा। वो गिद्ध मुझे लगातार परेशान करती रही कि मैं उससे बात कर लूं, और मुझे ये कहते शर्म आती है कि मैं थोड़ा असभ्य हो गया था और उसे परेशान करने वाली ट्राउट मछली कह दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसने मेरी अक्ल को ही शंका के कटघरे में खड़ा कर दिया। हैरी ने आगे कहा, उस इंटरव्यू में रीटा ने ये संकेत दिया था कि प्रोफेसर डंबलडोर युवावस्था में गुप्त कलाओं के प्रयोग करते थे। उसके एक भी शब्द पर यकीन मत करना, डोज ने तत्काल कहा। एक भी शब्द पर नहीं हैरी। किसी चीज़ को एल्बस डंबलडोर से जुड़ी अपनी यादों पर कालिख मत मलने देना। हैरी ने डोज के गंभीर दर्द भरे चेहरे को देखा, लेकिन वो आश्वस्त होने के बजाय कुंठित महसूस करने लगा। क्या डोज सचमुच सोचते हैं कि हैरी इतनी आसानी से विश्वास न करने का विकल्प चुन सकता था? क्या डोज ये समझ नहीं पाए कि हैरी पक्का करना चाहता था, हर चीज़ जानना चाहता था? शायद डोज ने हैरी की भावनाओं का अंदाज़ा लगा लिया, क्योंकि वो चिंतित दिख रहे थे। वो आगे बोले, हैरी, रीटा स्कीटर एक भयंकर, लेकिन एक तीखी हंसी ने बाधा डाल दी। रीटा स्कीटर, ओह, वो कितना अच्छा लिखती है, मैं तो हमेशा उसके लेख पढ़ती हूँ। डोज और हैरी ने ऊपर देखा। मुरियल आंटी खड़ी थी। पता है, उसने डंबलडोर के बारे में एक पुस्तक लिखी है। हेलो मुरियल, हम इसी बारे में बात कर रहे थे। सुनो लड़के, मुझे अपनी कुर्सी दो। मेरी उम्र 107 साल है। हेलो, एक बार फिर बैरी, या जो भी तुम्हारा नाम है, उन्होंने हैरी से कहा। तो एल्फियस, तुम रीटा स्कीटर के बारे में क्या कह रहे हो? जानते हो, उसने डंबलडोर की जीवनी लिखी है। मैं उसे पढ़ने के लिए बेताब हूँ। मुझे याद से फ्लोरिश एंड ब्लॉट्स को इसका ऑर्डर देना है। डोज ये सुनकर सख्त और गंभीर हो गए, लेकिन मुरियल आंटी ने अपना प्याला खाली कर दिया। उन्होंने शैंपेन का एक और बड़ा घूंट लिया और डकार लेकर बोली, भरवा मेढक जैसे दिखने की ज़रूरत नहीं है।
एल्बस के इतने सम्मानित और सम्मानजनक बनने से पहले उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें थीं। अज्ञानियों की आलोचना। डोज ने कहा। उनका चेहरा अचानक गाजर जैसे रंग का हो गया। तुम तो कहोगे ही एल्फियस, मैंने देखा है तुम अपनी श्रद्धांजलि में कीचड़ भरे गड्ढों को लांघ कर कैसे निकले थे। मुझे अफसोस है आप ऐसा सोचती हैं। ओह, हम सभी जानते हैं तुम डंबलडोर की पूजा करते थे। मैं तो कहूँगी तुम डंबलडोर को हमेशा संत मानोगे, भले ही ये पता चल जाए कि उन्होंने अपनी नकारा बहन की हत्या की थी। मुरियल, डोज ने आवेश में कहा। हैरी के सीने में ठंडेपन का एहसास भर गया, जिसका शैंपेन में डली बर्फ से कोई लेना देना नहीं था। आपका क्या मतलब है? कौन कहता था उसकी बहन नकारा थी? मुझे तो लगता था वो बीमार थी। तो तुम्हें गलत पता है ना बैरी? मुरियल आंटी ने कहा। उन्हें इस बात में मजा आ रहा था कि वो कैसा असर छोड़ रही हैं। मैं ये पता लगाने के लिए बेताब हूँ कि रीटा स्कीटर ने कौन से गड़े मुर्दे उखाड़े हैं। डंबलडोर ने अपनी नकारा बहन को काफी समय तक कैद रखा। झूठ, सरासर झूठ। उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि उनकी बहन नकारा थी। हैरी बिना सोचे समझे बोल उठा। उसके भीतर अब भी ठंडक का एहसास हुआ। वो तुम्हें क्यों बताते? मुरियल ने कहा और हैरी को ठीक से देखने के लिए अपनी सीट पर लहराई। एल्बस ने एरियाना के बारे में कभी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो बिल्कुल टूट गए थे। एल्फियस ने भावना भरी आवाज में कहा। तो फिर वो लड़की कभी किसी को दिखी क्यों नहीं एल्फियस? मुरियल चीखती हुई बोली। हम में से आधे लोगों को उसकी जिंदा होने का पता तब तक नहीं चला जब तक कि उसका कफन मकान से बाहर नहीं निकला और उसकी अंत्येष्टि नहीं हुई। तुम्हारे संत एल्बस तब कहाँ थे जब एरियाना कोठरी में बंद थी? हॉगवर्ट्स में अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे और अपने घर में हो रहे घपले पर ध्यान नहीं दे रहे थे। आपका क्या मतलब है कोठरी में बंद थी? मामला क्या है? हैरी ने पूछा। डंबलडोर की माँ एक भयंकर औरत थी, सचमुच भयंकर। मगलू घर में पैदा हुई थी। हालांकि मैंने सुना था कि वो शुद्ध खून का नाटक करती थी। उन्होंने इस तरह का कभी कोई नाटक नहीं किया। केंद्रा बहुत भली महिला थी, डोज ने दुखी स्वर में कहा। लेकिन मुरियल आंटी ने बात को नजरअंदाज कर दिया। घमंडी और बहुत दबंग, ऐसी जादूगरनी जो नकारा बच्ची पैदा होने से दहशत में आ गई थी। एरियाना नकारा नहीं थी, डोज ने घरघराती आवाज में कहा। वो तो तुम कहोगे ही एल्फियस, लेकिन ये बताओ कि वो फिर हॉगवर्ट्स क्यों नहीं गई? हमारे ज़माने में नकारा लोगों को अक्सर छिपा कर रखा जाता था। हालांकि किसी छोटी लड़की को घर में कैद करना और ये नाटक करना कि वो जिंदा नहीं है काफ़ी ज़्यादतीपूर्ण था। मैं कहे देता हूँ ऐसा नहीं हुआ था, डोज ने कहा। लेकिन मुरियल आंटी बुलडोजर की तरह आगे चलती रहीं और हैरी को संबोधित करती रहीं। केंड्रा डंबलडोर ने अपनी बेटी को किसी मगलू स्कूल में भेजने की बात तो सपने में भी नहीं सोची। नकारा लोगों को आमतौर पर मगलू स्कूलों में भेजा जाता था और मगलू समुदाय में घुलने मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। एरियाना की हालत बहुत नाजुक थी, डोज ने हताशा में कहा। उसकी सेहत हमेशा खराब रहती थी। घर से बाहर नहीं निकल सकती थी वो। उसे कभी सेंट मैंगोज अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, या उसे देखने के लिए किसी उपचारक को घर क्यों नहीं बुलाया गया? सचमुच मुरियल, आपको ये कैसे पता चला? कि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं एल्फियस, मेरा कजिन लैंसलॉट उस वक्त सेंट मंगोज में उपचारक था। डोज आंसुओं की कगार पर दिख रहे थे। लग रहा था मुरियल आंटी को मजा आ रहा था। उन्होंने शैंपेन बुलवाने के लिए अपनी उंगलियां चटकाई। हैरी ने सोचा डजली परिवार ने उसे किस तरह एक बार कैद करके ताले में रखा था, सबसे छिपाकर, सिर्फ जादूगर होने के अपराध के लिए। क्या डंबलडोर की बहन को यही सब विपरीत कारण से झेलना पड़ा, जादू ना आने के कारण? देखो, अगर केंड्रा पहले नहीं मरी होती तो मैं ये कहती कि उसी ने एरियाना को मारा होगा। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मुरियल? डोज ने दर्द भरी आवाज में कहा। कोई माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है? जरा सोचिए तो, आप क्या कह रही हैं? अगर वो माँ अपनी बेटी को बरसों तक कैद रख सकती है तो क्यों नहीं मार सकती? लेकिन जैसे कि मैं कह रही हूँ, ये जमता नहीं है क्योंकि केंड्रा एरियाना से पहले मर गई थी। हाँ, एरियाना ने आज़ाद होने की कोशिश की होगी। इस संघर्ष में उसने केंड्रा को मार डाला होगा, मुरियल आंटी ने सोचते हुए कहा। तुम एरियाना की अंत्येष्टि में गए थे, है ना? हाँ, मैं गया था, डोज ने कांपते होंठों से कहा। मुझे इससे ज़्यादा दुखद अवसर याद नहीं है। एल्बस का दिल टूट गया था। सिर्फ दिल ही नहीं टूटा था, क्या एबरफोर्थ ने अंत्येष्टि के दौरान एल्बस की नाक नहीं तोड़ी थी?
अगर डोज पहले दहशत में दिख रहे थे तो अब ऐसा लग रहा था जैसे मुरियल ने उनके सीने में छुरा भोंक दिया हो। मुरियल ने जोर का ठहाका मारा, शैंपेन का घूंट लिया। आप कैसे? डोज ने टूटी आवाज में कहा। मेरी माँ बथिल्डा बैकशॉट की पुरानी सहेली थी। बथिल्डा ने माँ को पूरी बात बताई थी। उस वक्त मैं दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी। कफन के पास झगड़ा। बथिल्डा ने बताया, एबरफोर्थ ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था एल्बस की गलती के कारण एरियाना की मौत हुई है और उसने एल्बस की नाक पर मुक्का मार दिया था। बथिल्डा के अनुसार एल्बस ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की थी। ये बात अपने आप में अजीब थी। एल्बस एबरफोर्थ को द्वंद्व युद्ध में आसानी से हरा सकता था, दोनों हाथ पीठ पर बंधे होने के बाद भी। मुरियल ने शैंपेन पी। इन पुराने स्कैंडल के बारे में बात करने से वो उतनी ही खुश दिख रही थी जितने डोज दहशत में थे। हैरी नहीं जानता था वो किसकी बात पर यकीन करे, लेकिन डोज चुपचाप बैठे थे। वो कमज़ोर ढंग से यही राग अलाप रहे थे। एरियाना बीमार थी। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मुझे लगता है बथिल्डा ने रीटा स्कीटर के सामने डंबलडोर का भांडा फोड़ किया है। स्कीटर के इंटरव्यू में डंबलडोर परिवार के करीबी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बहुत सारे संकेत हैं। बथिल्डा एरियाना वाले मामले में पूरे समय वहीं थी और ये सटीक बैठता है। बथिल्डा रीटा स्कीटर से कभी बात नहीं करेगी, डोज ने फुसफुसा कर कहा। बथिल्डा बैकशॉट, जादू का इतिहास की लेखिका? हैरी ने कहा। यह शीर्षक हैरी की पुस्तक पर छपा था। हालांकि सच तो यह था कि उसने पुस्तक को एक भी बार ध्यान से नहीं पढ़ा था। हाँ, डोज ने कहा। हैरी के सवाल को ठीक उसी तरह पकड़ लिया जैसे कोई डूबता हुआ आदमी लाइफ बेल्ट पकड़ता है। एक बहुत ही योग्य जादू इतिहासकार और एल्बस की पुरानी मित्र। मैंने सुना है इन दिनों उसका दिमाग चल गया है, मुरियल आंटी ने चहकते हुए कहा। अगर ऐसा है तो स्कीटर ने इस बात का फायदा उठाकर गलत किया है। हमें बथिल्डा की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, डोज ने कहा। ओह, यादें लौटाने के तरीके हैं। मुझे पूरा यकीन है रीटा स्कीटर उन सब के बारे में जानती है। मुझे यकीन है उसके पास पुरानी तस्वीरें होंगी, चिट्ठियां होंगी। वो डंबलडोर परिवार को बरसों से जानती थी। मुझे लगता है रीटा की गॉड्रिक हॉलो की यात्रा सार्थक रही होगी। हैरी के गले में बटर बियर का घूंट अटक गया। वो खांसने लगा। डोज ने उसकी पीठ पर हाथ मारा। आवाज लौटने पर उसने पूछा, बथिल्डा बैकशॉट गॉड्रिक्स हॉलो में रहती हैं? ओह हाँ, वो शुरू से वहीं रहती थी। पर्सिवल के कैद होने के बाद डंबलडोर परिवार उसके पड़ोस में रहने लगा था। डंबलडोर परिवार गॉड्रिक्स हॉलो में रहता था? हाँ बैरी, मैंने अभी अभी बताया तो था, मुरियल आंटी चिढ़कर बोली। हैरी सन्न रह गया। 6 साल में एक बार भी डंबलडोर ने हैरी को ये नहीं बताया था कि वो दोनों गॉड्रिक्स हॉलो में रह चुके थे और वहाँ अपने प्रियजनों को खो चुके थे। क्यों? क्या लिली और जेम्स डंबलडोर की माँ और बहन के पास दफन थे? क्या डंबलडोर उनकी कब्रों की यात्रा करते समय लिली और जेम्स की कब्रों के पास चलकर जाते होंगे? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? हैरी ये स्पष्ट नहीं कर सकता था, खुद अपने आप से नहीं। बहरहाल उसे महसूस हुआ कि इस बात को छिपाना लगभग झूठ के समान था कि उनके बीच वो जगह और अनुभव साझे थे। हैरी शून्य में ताक रहा था। उसे एहसास ही नहीं था कि हरमाइनी भीड़ से निकल कर आ गई थी जब तक कि उसने उसके पास एक कुर्सी नहीं खींच ली। मैं बिल्कुल डांस नहीं कर सकती, उसने हाँफते हुए कहा। अपनी जूती उतार कर पैर के तलवे मलने लगी। रॉन बटर बियर लेने गया है। बड़ी अजीब बात है, मैंने विक्टर को लूना के डैडी के पास गुस्से में जाते देखा था। उसने अपनी आवाज़ नीची कर ली और घूर कर हैरी की तरफ देखा। हैरी, तुम ठीक तो हो? हैरी नहीं जानता था कहाँ से शुरू करे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी पल कोई बड़ी और चांदी जैसे रंग की चीज़ शामियाने के डांस फ्लोर पर गिरी। एक चमकता हुआ बन बिलाव हैरान नाचने वालों के बीच हल्के से उतरा। इसके सबसे करीब के लोग नाचते नाचते रुक गए। पितृदेव का मुंह खुला और किंग्सले शेकल बोल्ट की तेज गहरी धीमी आवाज आई, मंत्रालय पर कब्जा हो गया है, स्क्रीमग्योर मारे गए हैं, प्राण भक्षी आ रहे हैं।